जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज पौने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि परीक्षा की तैयारी करते समय इन बातों को सुनिश्चित करना चाहिए। नियमित रूप से पढ़ाई करना, उत्साह और दृढ़ता से पढ़ना, धीरे धीरे अपनी योग्यताओं को सुधारना, कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना, उचित टाइम टेबल बनाना, प्रश्न पत्र का पैटर्न जानना। क्या हम इस सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? आप किसी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? क्या आप सारे पाठ एक बार पढ़ लेंगे या आप सारे पाठ रटना शुरू कर देंगे, या फिर आप केवल वे पाठ पढ़ेंगे जिनमें आपको कठिनाई हो? सारे पाठ एक बार पढ़ना, सारे पाठ रटना शुरू कर देना, केवल वो पाठ पढ़ना जो आपको कठिन लगते हो। सारी बातें रटने से और केवल कठिन पाठ पढ़ने से हम पूरी तैयारी नहीं कर सकते। ये तरीके सही नहीं हैं। यह जरूरी नहीं है कि ऐसा करने से हम सारे महत्वपूर्ण भाग ठीक से समझ जाए। पूरे पाठ को फटाफट पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि पाठ में क्या क्या है। इससे हम जान पाते हैं कि वह पाठ किस बारे में है। परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण: फटाफट पढ़ना। इसके बाद हमें ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। हमें सारी मुख्य बातें लिख लेनी चाहिए। हमें चिन्हांकित करना या हाईलाइट करना चाहिए। इससे हम परीक्षा के एक दिन पहले पाठ को फिर से फटाफट याद कर सकते हैं। परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण: फटाफट पढ़ना, चिन्हांकित यानी हाईलाइट करना। इसके बाद अगर हम विषय के सारे पाठों का सार लिख लें तो इसका अर्थ है कि हमने वह विषय अच्छी तरह समझ लिया है। परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण: 1. फटाफट पढ़ना। 2. चिन्हांकित या हाईलाइट करना। 3. सार संक्षेप करना। अगली चीज है खुद के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र बनाना। हमें प्रश्न बनाकर खुद के ज्ञान को परखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमें सारी बातें ठीक से समझ आ गई है या नहीं। खुद की परीक्षा लिए बिना हम यह नहीं जान सकते कि हमने ठीक से पढ़ाई की है या नहीं। इससे हम पूरी तैयारी कर पाएंगे और हमें पता चलेगा कि हमें क्या आता है और क्या नहीं। संपूर्णता से पढ़ाई करने से हम प्रश्न पत्र अच्छी तरह हल कर पाएंगे और हमें अच्छे अंक भी मिलेंगे। परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण: 1. फटाफट पढ़ना। 2. चिन्हांकित या हाईलाइट करना। 3. सार संक्षेप करना। खुद की परीक्षा लेना। अब एक क्रियाकलाप का समय है। मेरे पास कागज की 3 पर्चियां हैं और प्रत्येक पर्ची पर एक निर्देश लिखा है। प्रत्येक विद्यार्थी को आगे आकर पर्ची में लिखा निर्देश मन से पढ़ना है और उसके अनुसार काम करना है।
बाकी विद्यार्थियों को स्क्रीन पर दिखाया गया गद्यांश पढ़ना है। क्या हम शुरू करें? क्या आपने गद्यांश पढ़ लिया? क्या आप में से कोई दो छात्र यहाँ आकर 2 वाक्यों में इसका सारांश बताना चाहेंगे? धन्यवाद। जब आप गद्यांश पढ़ रहे थे तब वे 3 विद्यार्थी क्या कर रहे थे? वे तालियां बजा रहे थे। वे क्लास में इधर उधर चल रहे थे। अगर आपने उन तीनों विद्यार्थियों पर ध्यान दिया तो आप गद्यांश पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए होंगे, है ना? हर व्यक्ति की ध्यान देने की क्षमता अलग होती है, पर कोई भी व्यक्ति किसी चीज पर निरंतर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। परीक्षा की तैयारी करते वक्त भी हमें इस बात को समझना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा समय तक पढ़ाई कर सके और पढ़ाई के बीच कोई रुकावट न आए। पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम बीच बीच में थोड़ा विराम लेते रहें, ताकि हमारे दिमाग में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे। हमें बीच बीच में थोड़ा विराम लेना चाहिए। अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। प्रिया अपनी तैयारी में इतनी खोई हुई है कि वह हमेशा अपने कमरे में ही रहती है। समय बर्बाद ना हो इस वजह से वह खाना भी अपने कमरे में ही खाती है। उसे किसी भी बात से परेशानी ना हो इस वजह से वह अपने कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखती है। यह देखकर उसकी माँ ने सोचा कि वह प्रिया से बात करेगी। प्रिया की माँ को प्रिया से क्या कहना चाहिए? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद। प्रिया को पूरी गंभीरता के साथ परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, पर लंबे समय तक किसी बंद जगह में रहने से और ताज़ी हवा में न जाने से काम बिगड़ सकता है। उसे कुछ देर के लिए बाहर ताज़ी हवा में जाना चाहिए। इससे वह शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करेगी और वह पढ़ाई पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दे पाएगी। प्रिया की माँ ने भी उसे यही सलाह दी। परीक्षा की तैयारी करते समय हमें शरीर और दिमाग में ताजगी बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करना चाहिए। आराम की कमी की वजह से क्या आपको कोई नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ा है? क्या आप में से कोई इस बारे में सबको बताना चाहेगा? धन्यवाद। आराम के बाद हमें खुद की देखरेख पर भी ध्यान देना चाहिए। नियमित और पर्याप्त नींद, सही मात्रा में पौष्टिक खाना, ये सब चीजें परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक है। यह सोचना बेवकूफी है कि खाना कम खाकर या फिर कम नींद लेकर हम ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। ऐसा करने से हमारे शारीरिक और मानसिक विकास पर गलत असर पड़ सकता है। हमें खुद की देखरेख अच्छी तरह करनी चाहिए, खाना, आराम इत्यादि। अब एक और परिस्थिति। सोनल अपनी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त है। उसके पड़ोस में एक त्योहार की तैयारियां चल रही है। हर वक्त लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में गाने बजते रहते हैं। सोनल को बहुत तनाव हो रहा है क्योंकि शोर की वजह से
वह पढ़ाई पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान से नहीं कर पा रही है। उसकी सहेली सलमा ने उसे कहा कि वह उसके घर आकर पढ़ सकती है क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी शोर नहीं है। क्या आप उन दोनों सहेलियों के बीच हुई बातचीत का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे आसपास का माहौल हमेशा शांत रहेगा ताकि हम पढ़ाई कर सके। कभी कभी हमारी राह में कुछ अनदेखी रुकावटें आ जाती है। ऐसे समय पर हमें किसी उचित जगह पर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम अच्छी तरह पढ़ सके। हमें पढ़ने के लिए सही जगह चुननी चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। हम अपने खाली समय का उपयोग अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं? हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते। क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखें कि खाली समय में क्या किया जा सकता है? आपको चित्रों द्वारा कुछ संकेत दिए जाएंगे और आपको सही जवाब पहचानने हैं। बधाई हो, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। खाली समय में करने वाले कुछ काम: कुछ देर तक पैदल चलना, व्यायाम या कसरत, दोस्तों या परिवार वालों से बातें करना, रचनात्मक कार्य, संगीत। कुछ देर के लिए हमें कुछ रोचक काम करने चाहिए ताकि हमारे दिमाग को आराम मिले। उदाहरण के लिए थोड़ी दूर चलना, मनपसंद गाने या फिर संगीत सुनना, योग करना, दोस्तों से बातें करना, ऐसे दोस्त जो पढ़ाई में व्यस्त ना हो, कुछ रचनात्मक काम करना, परिवार के लोगों से बातें करना, कोई मजेदार पहेली हल करने से भी दिमाग में ताजगी आ जाती है और हम पढ़ाई जारी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर हमें सतर्क रहना चाहिए कि ये सब कुछ देर के लिए ही किया जाए। हमें ऐसे काम लंबे समय के लिए नहीं करने चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई करना। अब तक हमने देखा है कि पढ़ाई की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम यह देखेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब आपके लिए एक प्रश्न है। आमतौर पर आपको विज्ञान में अच्छे अंक मिलते हैं। वार्षिक परीक्षा में आप विज्ञान के पर्चे से पहले क्या करेंगे और क्यों? विज्ञान की तैयारी उसी तरह करूंगा या करूंगी जैसे मैं अन्य विषयों की तैयारी करता या करती हूँ। मैं सोचूंगा या सोचूंगी, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं सोचूंगा या सोचूंगी, विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना समय की बर्बादी है। अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना समय की बर्बादी है। इन जवाबों में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास झलकता है। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। अति विश्वास के कारण ऐसा हो सकता है कि आमतौर हमें जितने अंक मिलते हैं उससे भी कम अंक मिले। हमेशा अच्छे अंक प्राप्त हो उसके लिए यह जरूरी है कि हम सारे विषयों की तैयारी पूरा मन लगाकर करें। इसीलिए आत्मविश्वास होना सही है,
पर परीक्षा के दौरान अति विश्वास नहीं होना चाहिए। कल आपकी सामाजिक ज्ञान की परीक्षा है। आपने सारे पाठ अच्छी तरह समझ लिए हैं। आपको केवल विश्व के मानचित्र के बारे में कुछ बातें देखनी हैं। आप क्या करेंगे? मैं सोचूंगा या सोचूंगी, केवल विश्व का मानचित्र ही तो है, मैं कल भी देख सकता या सकती हूँ। मैं उस भाग को भी अच्छी तरह समझ लूंगा या लूंगी। मैं सोचूंगा या सोचूंगी, मैं स्कूल पहुंचने के बाद भी उसे देख सकता या सकती हूँ। ऐसा सोचना, केवल विश्व का मानचित्र ही तो है, मैं कल भी देख सकता या सकती हूँ, या मैं स्कूल पहुंचने के बाद भी उसे देख सकता या सकती हूँ, उचित नहीं है। अगर किसी कारणवश आपको घर पर या अगले दिन स्कूल में समय ना मिले, तो आप शायद उस विषय पर पूछे गए प्रश्न अच्छी तरह हल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई ठोस वजह ना हो, तो कोई भी काम टालना नहीं चाहिए। हमें पढ़ाई से संबंधित कोई भी काम टालना नहीं चाहिए। अब एक और प्रश्न। अब तक 4 परीक्षाएं हो चुकी है। आप आखिरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके हाथ में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। आप क्या करेंगे? मैं प्राथमिक उपचार करूंगा या करूंगी, ताकि यह तकलीफ और ना बढ़े। मैं यह सोचकर घबराने लगूंगा या लगूंगी कि शायद मैं कल की परीक्षा नहीं लिख पाऊंगा या पाऊंगी। मैं इस सोच में पड़ जाऊंगी कि यह दर्द किस वजह से हो रहा है। दर्द के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं हो सकता। इसी तरह उसके बारे में सोचकर घबराने से कुछ हासिल नहीं होगा। इससे तो तनाव और बढ़ता है। प्राथमिक उपचार करना ही उचित होता है, ताकि वह समस्या और ना बढ़े। हमें परीक्षा से संबंधित डर और घबराहट को दूर रखना चाहिए। आप आमतौर पर सुबह 7 बजे उठते हैं। आपकी माँ ने आपको सुबह 5 बजे उठा दिया, ताकि आप परीक्षा के लिए पढ़ सके। आप क्या करेंगे? मैं मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाऊंगा या जाऊंगी। मैं फिर से बिस्तर में जाकर सो जाऊंगा या जाऊंगी। मैं हाथ में एक किताब लेकर उसे अपने चेहरे के सामने रख लूंगा या लूंगी और बैठे बैठे सो जाऊंगा या जाऊंगी। बिस्तर में जाकर फिर से सोना या फिर बैठे बैठे सोना आलस्य की निशानियां हैं। सही तो यह होगा कि आप मुंह धोकर पढ़ने लग जाए। हमें परीक्षा के समय आलस नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त में कहें तो हमें काम को टालना नहीं चाहिए। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए। अब तक हमने देखा कि परीक्षा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? क्या आप एक योजना बनाकर कक्षा में सबको बता सकते हैं? अपनी योजना के बारे में सबको बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण: फटाफट पढ़ना, चिन्हांकित या फिर हाईलाइट करना, सार संक्षेप करना, खुद की परीक्षा लेना, खाली समय में करने वाले कुछ काम, कुछ दूर तक
पैदल चलना, व्यायाम या कसरत, दोस्तों या परिवार वालों से बातें करना, रचनात्मक कार्य, संगीत। क्या नहीं करना चाहिए? काम को टालना नहीं चाहिए। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि ये बातें हम अच्छी तरह याद रख सकें। प्रश्न 1। लगातार पढ़ाई करने की वजह से आप थके हुए नजर आ रहे हैं। आपकी माँ आपसे कहती हैं, तुम थोड़ी देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेते? आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं कहूँगा या कहूँगी, कोई बात नहीं माँ, परीक्षा खत्म होने के बाद मैं पूरा आराम करूँगा या करूँगी। 2। मैं मन बहलाने के लिए एक फिल्म देखने जाऊंगा या जाऊंगी। 3। मैं थोड़ी दूर पैदल चलूंगा या चलूंगी, अपनी माँ से कुछ बातें करूंगा या करूंगी और उसके बाद अपनी पढ़ाई में जुट जाऊंगा या जाऊंगी। प्रश्न 2। हिंदी की परीक्षा के पहले दिन आप बहुत देर तक खेलते रहे। आपकी बहन ने सलाह दी कि आपको थोड़ी देर पढ़ लेना चाहिए। आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं कहूँगा या कहूँगी, क्या हिंदी की परीक्षा के लिए भी कोई पढ़ाई करता है? 2। मैं कहूँगा या कहूँगी, तुम बस देखती जाओ, बिना पढ़ाई किए भी मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। 3। मैं उसकी सलाह मान लूंगा या लूंगी और पढ़ने बैठ जाऊंगा या जाऊंगी। अगले सत्र में आने से पहले कृपया अपना गृह कार्य पूरा करके लाना। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते मित्रों, आप सबका स्वागत है। क्या अब हम जवाब देख लें? प्रश्न 1 के लिए, लगातार पढ़ाई करने की वजह से आप थके हुए नजर आ रहे हैं। आपकी माँ आपसे कहती हैं, तुम थोड़ी देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेते? आप क्या करेंगे? यह जवाब, मैं कहूँगा या कहूँगी, कोई बात नहीं माँ, परीक्षा खत्म होने के बाद मैं पूरा आराम करूँगा या करूँगी, अनुचित है, क्योंकि पढ़ाई करते समय आराम करना भी आवश्यक होता है। आराम करने से शरीर और दिमाग में ताजगी आती है। यह जवाब, मैं मन बहलाने के लिए एक फिल्म देखने जाऊंगा या जाऊंगी, भी अनुचित है, क्योंकि फिल्म देखने के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है। फिल्म में समय देने से आपको पढ़ाई के लिए पूरा समय नहीं मिलेगा और पूरा आराम भी नहीं मिल पाएगा। यह जवाब, मैं थोड़ी दूर पैदल चलूंगा या चलूंगी, अपनी माँ से कुछ बातें करूंगा या करूंगी और उसके बाद अपनी पढ़ाई में जुट जाऊंगा या जाऊंगी, उचित है, क्योंकि ऐसा करने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपके शरीर और दिमाग में थोड़ी ताजगी भी आ जाएगी। आपका जवाब क्या है?
प्रश्न 2 के लिए। हिंदी की परीक्षा के पहले दिन आप बहुत देर तक खेलते रहे। आपकी बहन ने सलाह दी कि आपको थोड़ी देर पढ़ लेना चाहिए। आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं कहूँगा या कहूँगी। क्या हिंदी की परीक्षा के लिए भी कोई पढ़ाई करता है? और मैं कहूँगा या कहूँगी, तुम बस देखती जाओ, बिना पढ़ाई किए भी मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। अनुचित है, क्योंकि ये अति विश्वास दर्शाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास के कारण कई बार हमें नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह जवाब मैं उसकी सलाह मान लूँगा या लूँगी और पढ़ने बैठ जाऊँगा या जाऊँगी उचित है। यही तरीका सबसे सही है। आपने कौन सा उत्तर चुना है? अगर आपके सारे जवाब सही थे तो आपको बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?